नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आज टिप्पणी में हम विस्तार से बात करेंगे इजराइल, फिलिस्तीन, हमास समेत दीगर अरब मुल्कों के बीच जारी जंग की। लेबनान की खास बात होगी, जहां हिजबुल्लाह मुखिया हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान इस युद्ध का मैदान बन गया है। इजरायली फौजें लेबनान में घुस चुकी हैं। इस इलाके में इजराइल की ज्यादतियां हद की मर्यादा को लांघ चुकी हैं। महिलाओं, बच्चों और रिहायशी इलाकों को जिस बेशर्मी से इजराइल निशाना बना रहा है, वह दुनिया के सभ्य समाज की असफलता और शर्मिंदगी का बायस है। इजराइल एक गैर जिम्मेदार और हिंसक राष्ट्र की छवि को और पुख्ता करते हुए अब लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना बलों को भी निशाना बना रहा है। दुनिया तमाशा देख रही है। इसके अलावा हम भारतीय पत्रकारिता के कुछ सनसनी पसंद शलाका पुरुषों पर भी बात करेंगे और साथ में खास बातचीत करेंगे इस घोटाले की। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की हर साल आने वाली ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स का निष्कर्ष है कि दुनिया भर में पत्रकारिता अब सब्सक्रिप्शन के मॉडल पर शिफ्ट हो रही है। जहां भी विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म का सवाल आता है, वहां सबसे पहले आय यानी कि कमाई के स्रोत का सवाल उठता है और जवाब एक ही आता है, पत्रकारिता अब सब्सक्रिप्शन के दम पर ही आगे बढ़ सकती है। इसके इतर जो कुछ है वह एडवर्टोरियल, पीआर और पत्रकारिता का मिश्रण है। न्यूज लॉन्ड्री सब्सक्रिप्शन आधारित विज्ञापन मुक्त पत्रकारिता का एक विकल्प खड़ा करने का प्रयास है। हमें आप जैसे छोटे छोटे अनगिनत निवेशकों की जरूरत है, न कि किसी बड़े कॉरपोरेट या सरकार के मोटे विज्ञापन की। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और जनहित की पत्रकारिता का हाथ मजबूत करें। फर्ज कीजिए कि आपने किसी पेशे में 30-40 साल खर्च किए। आपकी क्या उम्मीद रहेगी उस पेशे से? यही कि उस पेशे के लोग आपको सम्मान के साथ याद करें, आपकी मिसाल दें, किसी वक्त ज़रूरत पर आपसे मदद मांगे, आपके अनुभवों का इस्तेमाल करें। यही बात पत्रकारिता के ऊपर भी लागू होती है। हाल के दिनों में पत्रकारिता में ऐसे कई चेहरे सामने आए हैं जिनका लंबा अनुभव है। उन्होंने इस पेशे को 2-2, 3-3 दशक दिए हैं, लेकिन उनका वर्तमान कामकाज अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपनी सारी पत्रकारिता सनसनी को समर्पित कर दी है। ऐसे ही 3 वरिष्ठ नामों की आज हम बात करेंगे: पुण्य प्रसून वाजपेयी, अशोक वानखेड़े और संतोष भारती। इन तीनों के हालिया कामकाज पर आज हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी। पिछले 1 दशक में बहुत सारे पत्रकार बेरोजगार हो गए। वो यूट्यूब पर पत्रकारिता करने लगे। वाजपेयी जी भी उनमें से एक हैं। हम सबको पता है कि मोदी युग के आगमन के साथ एक्सेस जर्नलिज्म की मौत हो चुकी है। एक्सेस के नाम पर गोदी जर्नलिज्म बचा है। सत्ता के अंदर क्या पक रहा है वह किसी को पता नहीं होता, पत्रकारों को भी नहीं। बस 2 लोग अपने मन मुताबिक फैसले लेते हैं और फिर पूरे देश पर उसे थोप दिया जाता है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक यही कहानी है। यह भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सिकुड़ चुके लोकतांत्रिक मिजाज का भी संकेत है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खैर, यदि आपने पुण्य प्रसून वाजपेयी की खबरें, खासकर उनके शोज का थंबनेल देखा हो तो आपको पता होगा कि इनके पास बाहर से ज्यादा अंदर की खबरें होती हैं। मोदी शाह जो भी फैसला लेते हैं वो लीक होकर सबसे पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी के पास पहुंचती हैं। यही बात कांग्रेस और राहुल गांधी से जुड़ी खबरों के बारे में भी कही जा सकती है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी, शाह, राहुल गांधी और मोहन भागवत पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी से सलाह लेते हैं, उसके बाद उस निर्णय को अमली जामा पहनाते हैं। यह बात इसलिए भी सच है क्योंकि पुण्य प्रसून का कोई भी दावा अब तक हमने सच होते नहीं देखा है। आप अगर पत्रकारिता के प्रारंभिक वर्षों में हैं और पुण्य प्रसून की पत्रकारिता से अवगत नहीं हैं तो यह ट्यूटोरियल आप ही के लिए है। किसी भी राज्य में सरकार नहीं बचेगी। आज आरएसएस की मीटिंग में अचानक उठा राहुल का नाम। एनडीए वाले तक दे रहे राहुल का साथ। संघ की विचारधारा का अंत। हुड्डा के हाथ थमाया शैलजा का हाथ। राहुल ने कमाल कर दिखाया। रैली में उमड़ा जन सैलाब। भाजपा के ताबूत में आखिरी कील। आज नींद नहीं आएगी शाह को। चुनाव बाद मोदी के रिटायरमेंट का प्लान तक बन चुका है।
सच जानकर हिल जाएंगे। आरएसएस ने क्यों किया राहुल का समर्थन? पर्दे के पीछे बड़ा गेम चल रहा है। अमित शाह के दफ्तर में आया भूकंप। शैलजा को लाने की तैयारी थी, उल्टा अपने नेता चले गए। राहुल का मास्टर स्ट्रोक, हरियाणा में अब तय हो गया रिजल्ट। महाराष्ट्र हारे तो मोदी का इस्तीफा, यकीन नहीं हो रहा। प्लान सुनकर चौंक जाएंगे। अकेला छोड़ भागने वाले हैं कॉरपोरेट। असल डील छुपा रहा मीडिया भी। एक हमारी डिजाइनर हैं, वो कहती हैं थंबनेल में कम से कम शब्द खर्च करो, काम की बात करो, सारी खबर थंबनेल में ही ठेल दोगे क्या? दूसरी तरफ पुण्य प्रसून वाजपेयी का थंबनेल है, पूरा का पूरा आर्टिकल थंबनेल में ही। सागर में गागर तैराते हैं प्रसून जी। प्रसून जी का मेरा सबसे पसंदीदा थंबनेल ये वाला है। आज आरएसएस के गढ़ में पहुंचकर मैंने जो देखा, चौंकाने वाले हालात, संघ अपने अंत की तरफ। इन शॉर्ट की खबरों से ज्यादा शब्द तो इनके थंबनेल में आ जाते हैं और 100 सालों से की जा रही आरएसएस की मेहनत प्रसून जी के एक थंबनेल में ही धराशायी हो जाती है। हरियाणा में ये वाला खेला भी मेरा पसंदीदा थंबनेल के आसपास ही आता है। हरियाणा में आग, महाराष्ट्र में धुआं। क्या होगा भाजपा का? हजारों कार्यकर्ताओं ने दे दिया इस्तीफा। संघ के भी हाथ पैर कांपने लगे। मजाल क्या कि भाई साहब जो बात कहें उसका उल्टा न हो। दिलचस्प बात यह कि थंबनेल में दावा कुछ होता है, अंदर कहानी कुछ और होती है। शोरूम दिखाकर जेब काटने वाली बात है। प्रसून जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, आगे भी हम उनका सम्मान करते रहेंगे, उनकी पत्रकारिता से प्रेरणा लेते रहेंगे। अंदर से निकाली गई उनकी खबरों का हमें इंतजार रहेगा। अब हम सनसनी पत्रकारिता के अगले शलाका पुरुष अशोक वानखेड़े की बात करेंगे। अशोक जी प्रसून जी से 2 कदम आगे की चीज़ हैं। पत्रकारिता का शुरुआती का कहरा हमें सिखाता है कि ऐसी कोई बात न कही जाए जिसे साबित करना मुश्किल हो, ऐसा कोई दावा न किया जाए जिससे व्यक्ति की मानहानि हो, और दूसरों के बेडरूम में तो कतई झांकना ही नहीं है, क्योंकि वह पत्रकारिता नहीं है। कम से कम किसी के नाले में तब तक मत झांको जब तक कि उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट न जुड़ा हो। लेकिन अशोक जी वरिष्ठ हैं, तमाम चैनलों पर बतौर विशेषज्ञ बैठते हैं, उन्हें पत्रकारिता के इस कहरे की कतई जरूरत नहीं है। सुना जाए। केसी वेणुगोपाल भाई है आपकी महिला सहयोगी, अब महिला तो समझ जावा, उसको टिकट सारा पूरा हरियाणा में बना कर रहा था। एक महिला नेत्री जो पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रही थी और जमीन से जुड़ी हुई थी, उसके जगह एक महिला मित्र को भेज वो सीट बीजेपी को तश्तरी में गिफ्ट कर दी। भाई किसी जनरल सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड को हरियाणा की जनता क्यों ढोए भाई? केशव वेणुगोपाल का किससे रिश्ता है किससे नहीं है, यह उनका और उनके परिवार का निजी मसला है। बहुत हुआ तो उनकी पार्टी का मसला है। हमारे, आपके और अशोक जी के लिए तो यह सिर्फ गॉसिप का मसाला भर है। मसाले को मसला बनाकर अशोक जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ पत्रकारिता की शक्ल में पेश करते हैं वह अनुकरणीय है। उनका प्रवचन सुनकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। खुली खुली आंखों से हमने एक और सत्य देखा, एकदम अशोक जी की पत्रकारिता के समकक्ष सत्य। आपका परिचय है संतोष भारतीय, चौथी दुनिया वाले। ये हमारी और आपकी दुनिया में नहीं रहते, ये चौथी दुनिया में रहते हैं। इन्होंने गत दिनों राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे की शादी करवा दी। संतोष भारतीय जी नेता और पूर्व सांसद भी हैं, लिहाजा इनके पास खबरों का जखीरा रहता है। उस जखीरे से इन्होंने राहुल गांधी की शादी में आमंत्रित मेहमानों की लिस्ट भी निकाली और पूरी दुनिया के मुंह पे दे मारा। राहुल गांधी की शादी सुशील कुमार शिंदे जी की बेटी प्रणीति शिंदे के साथ हो सकती है, ये चारों तरफ फैला हुआ है बुरी तरह से। और सुना ये जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो इस समय अचानक सीन से गायब हो गई हैं, तो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सारे देश से 3000 से ज्यादा मेहमान बुलाए जाएं, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी हों, गृह मंत्री जी हों, सारे लोग, हर पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के भी लोग हों, और ये शादी बहुत ही शानदार तरीके से हो। न तथ्य न सत्य, बस धका पेल कथ्य है।
कथा विप्र की कथा सुनने वाला सकल भारतीय समाज। इस सनसनीखेज पत्रकारिता ने किसी का भला किया हो या नहीं, लेकिन पत्रकारिता का नाश जरूर कर दिया है। आप इन दिनों जब भी लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि पत्रकारों पर भरोसा नहीं रहा। ये लोग खबरों की आड़ में बहुत सारे घोटाले करते हैं। लोगों का यह भरोसा इसलिए टूटा है क्योंकि 20-20, 30-30 साल पत्रकारिता करने वाले सीनियर लोग बेहद गैर जिम्मेदारी से बिना किसी फैक्ट या दस्तावेज के दावे और घोषणाएं करते हैं। ऐसी ऐसी बातें जिनमें दूर तक सत्यता नहीं होती। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दबाव झेल रही पत्रकारिता का ये वरिष्ठ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करते हैं। अगली खबर एक पूर्व पत्रकार, पार्ट टाइम नेता और फुल टाइम नफरती चिंटू कम शर्लक होम्स की है। इनका नाम है शलभ मणि त्रिपाठी। तो शर्लक उर्फ शलभ, जो भाजपा के विधायक भी हैं, उनका काम है नंगी आंखों के सामने मौजूद सबूत को गलत साबित करना और जिस बात का नामो निशान नहीं उसे सच साबित करना। मसलन गधे को घोड़ा या बंदर को इंसान साबित करना इनके बाएं हाथ का खेल है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा विसर्जन के समय दंगा हो गया। एक वीडियो सामने आया जिसमें गोपाल मिश्रा नाम का एक युवक एक मुस्लिम के घर की छत पर चढ़कर हरा झंडा गिराता है, घर की रेलिंग तोड़ देता है, भगवा झंडा लहराता है, उत्तेजक नारे लगाता है। इसका वीडियो देखिए। इसके बाद शर्लक होम उर्फ शलभ मणि त्रिपाठी अपने लखनऊ के ड्राइंग रूम से नफरती मोर्चा खोलते हैं और एक के बाद एक नफरती, भड़काऊ, फर्जी, बेसिर पैर की ट्विटर मिसाइलें दागना शुरू करते हैं। ये तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर से अकारण मां दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किया गया। जब चरमपंथियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया, जब मां भक्तों पर कातिलाना हुआ, बाद में इसी घर में रखे हथियारों से हुई फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा को कई गोलियां मारी गईं। एक तरफा वीडियो बनवाकर हथियारों को बचा नहीं पाएगा कोई। ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद करेंगी। बहराइच से खबरें भेज रहे पत्रकारों के नाम भर पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा कि वो खबरें कितनी निष्पक्ष व सच्ची हैं। यूट्यूबरों की जमात अलग से जुटी है, पूरा सिस्टम ही भिड़ा है दंगाइयों को बचाने में, झूठ फैलाने में। ये डरी हुई कौम जो त्योहारों पर अपने घरों में असलहे छुपा कर रखती है, जो घरों में पत्थर, गोलियों के जखीरे छुपा कर रखती हैं, जो देवी प्रतिमाओं पर हमला करती हैं, उनका हर त्योहार शांति से गुजरता है। पर इनके खौफ से हमारे त्योहारों पर पुलिस लगती है। इसके बावजूद मीडिया, सोशल मीडिया में तैनात इनके अवैध रिश्तेदार इनका हर गुनाह छुपाने के लिए छाती पीटते हुए कूद पड़ते हैं। जाहिर है इन दावों का कोई सिर पैर नहीं है। घास की तरह उगाए मोबाइल के इस युग में यह आदमी अपने झूठे दावों के समर्थन में एक वीडियो या फिर एक अदद फोटो तक नहीं दे पाया। इसके बावजूद पूरी ठसक से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने का काम यह ट्विटर पर करता रहा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इनकी बंधुआ मजदूर है। इनके खिलाफ वैमनस्य फैलाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, दो समुदायों के बीच हिंसा भड़काने जैसे आरोप नहीं बनते, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए टिप्पणी का एक नया सेगमेंट, टिप्पणी स्पेशल। महात्मा गांधी ने कहा था, फिलिस्तीन की ज़मीन उसी तरह अरबों की है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेज़ों का या फिर जिस तरह फ्रांस फ्रांसीसियों का। यह गलत भी होगा और अमानवीय भी कि यहूदियों को अरबों पर ज़बरन थोप दिया जाए। उचित यह होगा कि यहूदी जहाँ भी जन्मे हैं और कमा खा रहे हैं वहाँ उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो। अगर यहूदियों को फ़िलिस्तीन ही चाहिए तो क्या उन्हें यह अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया की उन सभी जगहों से ज़बरन हटा दिया जाए जहाँ वे आज हैं? लंबे वक्त तक गांधी जी की यह सोच भारत की इजराइल फिलिस्तीन नीति का हिस्सा रही, लेकिन हाल के दिनों में भारत के उस रवैये में विचलन आया है। उसका झुकाव इजराइल के प्रति बढ़ा है। उसने अनेक मौक़ों पर इजराइल द्वारा पैदा की गई फिलिस्तीन की मानवीय त्रासदी से मुंह मोड़ा है।
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए उस प्रस्ताव पर वोटिंग से गैर हाजिर रहा जिसमें फिलिस्तीन के इलाकों से इजराइल की वापसी की बात की गई है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल फिलिस्तीन के उन इलाकों से 1 साल के भीतर वापस आए, उसे खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। हमास के साथ 7 अक्टूबर 2013 को शुरू हुई इजराइल की लड़ाई ने एक साथ अनेक मोर्चे खोल दिए हैं। खासकर लेबनान में उसकी कार्रवाइयां अनैतिक और अमानवीयता की हदें पार कर रही हैं, चाहे वो पेजर अटैक हो। लेबनान की राजधानी बेरूत में 17 सितंबर को कई पेजर में धमाके होने से 9 लोगों की मौत हुई है और करीब 2800 लोग घायल हुए हैं। इन धमाकों में लेबनान में ईरानी राजदूत भी घायल हुए हैं। चाहे वो सिविलियन आबादी पर हमला हो। सेंट्रल डाउनटाउन पर यह अटैक हुआ है जहां पर ज़्यादा सिविलियन एरियाज हैं, इसलिए संभावित है कि ज़्यादा नुकसान इस बार बेरूत को पहुंचा है और ख़ासतौर पर जो स्थानीय लोग वहां मौजूद हैं लड़ाकों से अलग, उन तक इस बार नुकसान की चपेट पहुंची है। या फिर लेबनान में काम कर रही पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर हमला हो। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि इस हमले में शांति सेना में तैनात श्रीलंका के 2 सैनिक घायल हुए हैं। हाल के दिनों में ये चौथा मौका है जब इस्राएली सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन से जुड़ी जगहों पर हमला किया है। इस पूरी लड़ाई में भारत का मीडिया न 3 में न 13 में, न इजराइल से लेना न फिलिस्तीन को देना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अपनी नफरत, अपनी सांप्रदायिकता, अपनी कुंठा जनित हिंसा को भारतीय खबरिया चैनलों के हुड़क चुल्लू हर दिन जमकर हवा दे रहे हैं। इस लड़ाई को शुरू हुए साल भर बीत चुके हैं। खबरिया चैनलों को देखकर लगता है कि इजराइल ने अब अपनी आगे की रणनीतियां इन्हीं हुड़क चुल्लुओं के स्टूडियो में बनानी शुरू कर दी हैं। ईरान के साथ इजराइल क्या करने वाला है ये सोचकर ही सबकी धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि इजराइल वो देश है जो बदला तो लेता ही है, लेकिन ऐसा बदला लेता है कि उसके दुश्मन कभी उसे भूल नहीं पाते। तो क्या करेगा इजराइल अपने को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए क्या करेगा? अपनी आवाम को बचाने के लिए, अपनी जनता जनार्दन को बचाने के लिए क्या करेगा? मरने दे। वैसे इजराइल पर ईरान के सबसे बड़े हमले के बाद अब इजराइल कमर तोड़ पलटवार की रणनीति बना रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान पर कभी भी बारूद वर्षा हो सकती है, बारूद वर्षा। ईरान का यह हमला इजराइल के लिए युद्ध के खुले निमंत्रण की तरह है, जिसे इजराइल पूरे मन से स्वीकार करेगा और इसका पूरा हिसाब इजराइल जरूर चुकाएगा। इनकी छिछोरी युद्ध प्रियता को छोड़ हम सीधे इजराइल और लेबनान की बात करते हैं। इजराइल अपने टैंक और हथियार लेकर एक बार फिर से लेबनान में घुस गया है। और आपको बता दें, इजराइल की सेना जमीनी रास्ते से भी लेबनान में घुसी है, दक्षिणी लेबनान से, और वो कई जगहों पर हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं और अपना झंडा लहरा कर दिखा रहे हैं कि इजराइल वहां मौजूद है। दोनों का आमना सामना फिलिस्तीन की वजह से हो रहा है। अतीत में भी ये इसी वजह से आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक फ़र्क है। पहले इजराइल के खिलाफ जंग में लेबनान दूसरे अरब देशों के साथ मिलकर खड़ा होता था, अब वह अकेला है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। 2000 से ज़्यादा लेबनानी अब तक इजराइल के हाथों मारे जा चुके हैं। वह अकेले क्यों खड़ा है? इसका उत्तर लेबनान की भौगोलिक स्थिति और उसके निकट अतीत में छिपा है। शिया, सुन्नी और ईसाइयों की लगभग बराबर आबादी वाला लेबनान एक समय में अरब देशों का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है इसका अतीत। कहा जाता है जीसस क्राइस्ट ने लेबनान के ही एक शहर टायर के पास अपना पहला चमत्कार दिखाया था। उन्होंने एक शादी में पानी को वाइन में बदल दिया था। जब जीसस को मारने की कोशिशें की गई, तब उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ शहर की एक गुफा में शरण ली थी। उसे आज भी संरक्षित करके रखा गया है। उस शहर पर अब आतंकी गुट हिजबुल्लाह का कब्जा है। लेबनान में ईसाई और मुस्लिम दोनों वर्जिन मैरी की पूजा करते हैं। 217 किलोमीटर लंबा और 56 किलोमीटर चौड़ा लेबनान काफ़ी छोटा देश है। इस पर फ्रांसीसी कब्जे का बहुत ज़्यादा असर है। 1916 में फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया था। फिर 1920 में इसके पश्चिमी हिस्से को अलग करके उसने लेबनान का गठन किया। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा सीधे इजराइल से जुड़ता है। एक वक्त में यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी ईसाई थी। यह 80-90 साल पहले की बात है। लेकिन मौजूदा आबादी की संरचना कुछ ऐसी है कि ईसाइयों की आबादी घटकर 32% के आसपास रह गई है। शिया और सुन्नी दोनों बढ़कर 30-31 के आसपास हो गए हैं। यानी जिस मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर देश शिया और सुन्नी मुस्लिम बहुल हैं, वहीं लेबनान में ईसाई, शिया और सुन्नी लगभग बराबर हैं। लेबनान की राजनीतिक संरचना भी बहुत अजीबोगरीब रही है।
1943 में फ्रांस से आज़ादी मिलने के बाद यहाँ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई जिसमें तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति ईसाई होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होगा और संसद का स्पीकर शिया मुसलमान होगा। यह विचित्र व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही। The Christian ascendancy and the results of the 1932 census were enshrined in the National Pact of 1943. An unwritten agreement between Muslim and Christian leaders which determined what the political structure of Lebanon would look like. Here are some of the key points of the agreement. The president and commander of the armed forces were both to be Maronites. The prime minister was to be a Sunni. The speaker of parliament was to be a Shia. The deputy speaker of parliament and deputy prime minister was to be a Greek Orthodox Christian. The chief of the general staff of the armed forces was to be a Druze. And within parliament there would always be a ratio of 6-5 in favor of the Christians to Muslims. लेबनान 1943 में फ्रांस से आज़ाद हुआ। इसके 4 साल बाद 1947 में इजराइल अस्तित्व में आया। उसके बाद से ही लेबनान में फ़लस्तीनी शरणार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। यही वजह रही कि एक समय में जो लेबनान ईसाई बहुल था, बाद में वहाँ मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ गई। दूसरी तरफ बारंबार युद्ध से परेशान बड़ी संख्या में ईसाइयों ने यूरोप के दूसरे देशों में पलायन भी किया। 1948 और 1967 की जंगों में लेबनान अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ा। मई 1948 में इजराइल अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है और इसके रिएक्शन में अरब फोर्सेस जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देश शामिल थे, इजराइल पर अटैक कर देते हैं। इसे फर्स्ट अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं। 1967 में 6 डे वॉर अचानक से नहीं हो गया था। ये इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच कई दशकों से चल रही पॉलिटिकल टेंशंस और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का नतीजा था। अरब देश 1967 का युद्ध महज 6 दिन के भीतर हार गए, लेकिन लेबनान की कहानी थोड़ी अलग है। 1960 के दशक में यह अरब देशों के बीच आर्थिक तरक्की का अगुआ बन गया था। इस दशक में इसने तेज तरक्की की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 1950 से 1956 के बीच लेबनान की प्रति व्यक्ति आय 1.5 गुना बढ़ गई थी। इसकी एक बड़ी वजह रही लेबनान की नई बैंकिंग नीति, जिसे बैंक गोपनीयता कानून कहते थे। इसके तहत लेबनान सरकार ने कानून बना दिया था कि खाता धारकों की कोई भी जानकारी किसी से साझा नहीं की जाएगी। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों ने लेबनान में अपना धन रखना शुरू कर दिया, जैसे आजकल स्विस बैंकों या फिर टैक्स हेवन देशों में होता है। इस नीति के चलते लेबनान में विदेशी निवेश खूब बढ़ा। खुली बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाकर लेबनान ने बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आकर्षित किया और तेज तरक्की की। इस कारण इसे पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाने लगा था। Lebanon's reputation as the Switzerland of the Middle East is based on a series of historical, economic, and social developments. This title stems from the economic prosperity, cultural diversity, and relatively stable political environment that Lebanon experienced, particularly between the 1950s and 1970s. आंकड़े बताते हैं कि लेबनान ने 1950 से 60 यानी एक दशक के भीतर अपनी जीडीपी को दोगुना कर लिया था और साथ में इसका बैंकिंग सेक्टर 200% की रफ्तार से बढ़ रहा था। दुनिया भर का पैसा यहाँ के बैंकों में जमा हो रहा था। अरब देशों के बीच लेबनान आधुनिकता का अगुआ बन गया था। यहाँ के बीच पर युवतियाँ बिकनी पहनकर घूमती थी। देश विदेश से यात्री स्पोर्टिंग क्लब और कॉकटेल का आनंद लेने के लिए यहाँ आने लगे। The Lebanese learned a lot from the French, not to mention the Greeks, Romans, Egyptians, Turks, British, Americans, and others. But they had no need to learn civilization. They had always been civilized, preferring trade to war and education to ignorance. The Phoenicians, who sailed as far as Britain long before the Romans and traded for tin with the skin-clad natives, were the ancestors of these energetic people. Their traders crop up in the Old Testament and in Homer, and they have never gone out of business. लेकिन यह खुशहाली बहुत दिनों तक कायम नहीं रही। 1975 में लेबनान गृह युद्ध यानी सिविल वॉर में फंस गया। लेबनान में गृह युद्ध की कई वजहें रही, लेकिन सबसे अहम वजह थी वहाँ की राजनीति में धार्मिक आधार पर मिलने वाली पद व्यवस्था। इसमें ईसाइयों को बढ़त हासिल थी। इससे लेबनान के शिया और सुन्नियों में असंतोष फैलने लगा। उन्हें लगा कि सत्ता में उनकी भागीदारी कम है और ईसाइयों का कब्जा है। इस असंतोष ने गृह युद्ध की नींव डाली। सिविल वॉर की दूसरी बड़ी वजह असमान आर्थिक विकास रहा। 60 के दशक में लेबनान में जो समृद्धि आई उसमें ईसाइयों का ज़्यादा फायदा हुआ। वो लगातार अमीर हो रहे थे, मुस्लिम अपेक्षाकृत कमज़ोर रहे। इस असमानता ने दोनों धर्मों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया। और तीसरी वजह रही फ़िलिस्तीन से आने वाले सुन्नी मुसलमान। फ़िलिस्तीनियों के लगातार आने से लेबनान के ईसाइयों में नाराज़गी बढ़ रही थी। यह उस दौर की बात है जब इजराइल फ़िलिस्तीन में संघर्ष चल रहा था, सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था और दोनों तरफ से मुसलमान भागकर लेबनान में बस रहे थे। इससे मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी। इसके चलते लेबनानी ईसाइयों में बेचैनी बढ़ रही थी।
लेबनान के सिविल वॉर का ट्रिगर पॉइंट बहुत भयावह है। अप्रैल 1975 में कुछ बंदूकधारियों ने एक चर्च के बाहर गोलीबारी की और 4 ईसाइयों को मार डाला। ये ईसाई मिलिशिया ग्रुप के लोग थे। ईसाइयों ने आरोप लगाया कि ये हत्याएं फिलिस्तीनियों ने की हैं। इस घटना के जवाब में ईसाई मिलिशिया ग्रुप ने फिलिस्तीनियों से भरी एक बस पर हमला किया और उसमें 27 लोगों को मार दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। पूर्वी बेरूत में ईसाइयों का प्रभुत्व हो गया। पश्चिमी बेरूत मुस्लिम मिलिशिया के कब्जे में चला गया। एक दूसरे के इलाके में पकड़े जाने पर लोगों की हत्या कर दी जाती थी। धर्म के आधार पर पूरा देश बंट गया। At a church in East Beirut, a Maronite family was having a baptism ceremony, and many notable figures, most importantly Pierre Gemayel, were attending. As everyone was waiting outside of the church, gunmen fired out of a truck decorated with the symbolism of a leftist Palestinian group. 4 people were killed, but the militias missed Pierre. Still, Gemayel's armed faction, the Kataib, were outraged at the audacity of such an attempt. And so that day, the Kataib set up checkpoints throughout the city. When they came across a group of civilians returning from a pro-PLO political rally in a bus, they fired on it and killed more than 20 passengers, claiming that these were PLO guerrillas. इस गृह युद्ध के शुरुआती सालों में 2 लाख हथियारबंद लोग शामिल थे। पहले साल 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। बड़ी संख्या में ईसाई अमेरिका और यूरोप में जाकर बस गए। करीब 60,000 मुस्लिमों ने दूसरे अरब देशों में शरण ली। 1976 में लेबनान ने अपने पड़ोसी देश सीरिया से मदद मांगी। सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज असद ने फिलिस्तीनी और मुसलमानों के गुटों के खिलाफ 40,000 सैनिक भेजे। 2005 तक सीरियाई सैनिक लेबनान में डटे रहे और उसके एक बड़े इलाके पर कब्जा जमाए रखा। अब हम लेबनान के इजराइल और फिलिस्तीन कनेक्शन को समझते हैं। इजराइल के कब्जे के बाद बड़ी संख्या में लेबनान पहुंचे फिलिस्तीनियों ने 60 के दशक में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। यासर अराफात इसके नेता थे। फिलिस्तीनी गुरिल्ला ग्रुप्स लेबनान का इस्तेमाल शेल्टर के तौर पर करने लगे। वे सीरिया बॉर्डर से हथियार हासिल करते और इजराइल पर हमला करते, फिर लेबनान में छिप जाते। इससे लेबनान की ईसाई आबादी में नाराजगी बढ़ने लगी। लेबनान की सेना कभी कभार इन गुरिल्ला लड़ाकों पर कार्रवाई करती थी, लेकिन मुस्लिम आबादी में फिलिस्तीनियों को लेकर हमदर्दी के कारण कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह लेबनान इजराइल, सीरिया और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई का मैदान बन गया। गृह युद्ध के दौरान 1982 का साल बहुत महत्वपूर्ण है। लेबनान में चुनाव हुए। इजराइल से नज़दीकी रखने वाले बशीर गोमायल राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही उनकी हत्या हो गई। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। इजरायली सेना ने लगभग 3,000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों की हत्या कर दी। राजधानी बेरूत के एक हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इसी इजराइल से लड़ने के लिए 1982 में हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। इसमें मूलतः शिया लड़ाके शामिल थे, जिन्हें ईरान समर्थन देने लगा। अब हम थोड़ा सा पीछे साल 1979 में लौटते हैं। इस साल ईरानी क्रांति हुई, जिसे फारसी में इनक़िलाब-ए-इस्लामी भी कहा जाता है। शिया मुस्लिमों की बहुलता वाले ईरान में एक विद्रोह के बाद 11 फरवरी 1979 को शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सरकार का तख्ता पलट दिया गया। इस्लामी विद्रोहियों ने आयतुल्लाह ख़ुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी नाटकीय रूप से निर्वासन से वापस लौट आए। प्रदर्शनकारियों, साम्राज्यवाद के हिमायतियों और पुलिस के बीच गोलियों और सड़कों पर मुठभेड़ें एक आम बात हो गई। विद्रोहियों ने शाह की प्रतिमाओं को नस्तनाबूद कर दिया। 11 फरवरी को तेहरान की सड़कों पर टैंक नजर आने लगे, लेकिन बहुत जल्द ही साफ हो गया कि सेना का सत्ता पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। क्रांतिकारियों ने तेहरान के मुख्य रेडियो स्टेशन पर धावा बोल दिया और ऐलान किया, ये ईरानी जनता की क्रांति की आवाज है। प्रधानमंत्री बख्तियार ने इस्तीफा दे दिया। 1 अप्रैल 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी ने राष्ट्रीय रायशुमारी में भारी कामयाबी हासिल की। उन्होंने एक इस्लामी गणतंत्र का ऐलान कर दिया। उन्हें जिंदगी भर के लिए ईरान का राजनीतिक और धार्मिक नेता नियुक्त कर दिया गया। जो ईरान 1948 और 1967 के इजराइल अरब युद्ध से पूरी तरह अलग रहा, वह अब परोक्ष ढंग से हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल से लड़ने लगा। ईरान के हिजबुल्लाह से नज़दीकी का एक अहम कारण शिया संप्रदाय से होना भी था। लेबनान एक तरफ गृह युद्ध में फंसा था, दूसरी तरफ इजराइल और अरब देशों की लड़ाई का मैदान भी बना हुआ था। 1989 में सऊदी अरब ने लेबनान के गृह युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश की। इसके तहत एक सुलहनामे पर सहमति बनी, जिसमें राष्ट्रपति के ज़्यादा
ज़्यादातर अधिकार कैबिनेट को सौंप दिए गए। मुस्लिम सांसदों की संख्या बढ़ा दी गई। ईसाई मुस्लिम के बीच पदों का जो बंटवारा 6 और 5 के अनुपात में था, उसे आधा आधा कर दिया गया। इसके साथ ही 1990 में गृह युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हो गया। इस समझौते के बाद लगभग सभी विद्रोही गुटों ने हथियार रख दिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल से लड़ना जारी रखा। The first light in the dark came when the Arab League mediated the Taif Agreement in 1989, where a vast amount of different factions agreed to national reconciliation, with one exception. One of the Maronite leaders, Michel Ayoun, who had a significant radical Sunni and Christian following, denounced the new Christian leader appointed by the Taif Agreement. In the final Christian civil war, Ayoun was ousted with the support of the Syrian armed forces after another violent 17 months of bloodshed. In March 1991, the parliament passed a general amnesty that pardoned all political crimes. Most of the militias were dissolved or naturally faded away. The Lebanese armed forces slowly began to rebuild themselves, but the violence would never really cease. लेबनान में शिया समुदाय के समर्थन के अलावा धीरे धीरे हिजबुल्लाह राजनीतिक और सैनिक रूप से भी मजबूत हुआ। उसे ईरान से आर्थिक और सैनिक समर्थन मिलता रहा। इस वजह से लेबनान की सरकार कभी हिजबुल्लाह पर लगाम नहीं लगा पाई। अब यह चुनाव में भी हिस्सा लेता है। इसी हिजबुल्लाह का लीडर था हसन नसरुल्लाह, जिसे इजराइल ने मार गिराया है। और ईरान अब सीधे सीधे इजराइल के साथ जंग में मुब्तला है। पश्चिम एशिया का इतिहास बहुत जटिल और खूनी है। हमारे खबरिया चैनल अक्सर सिर्फ खूनी हिस्से पर ध्यान दे पाते हैं। जटिलता को समझना न उनके बस में है और न ही आपको वो उसे समझाना चाहते हैं। अब वक्त हो चुका है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में इस हफ्ते की रिपोर्ट ओनली देसी नामक यूट्यूब चैनल से है। यह मेरे सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल में से एक है। आमतौर पर हिंदी फिल्मों का झन्नाटेदार पोस्टमार्टम करने वाला ओनली देसी इस बार एक इन्वेस्टिगेशन लेकर आया है। कायदे से यह काम किसी जर्नलिस्ट को करना चाहिए था। आप लोगों ने देखा होगा, हाल के दिनों में एक 10-12 साल का लड़का तेजी से बबैती की दुनिया में चमका है। उसका नाम है अभिनव अरोड़ा। उसका दावा है कि उसके ऊपर राधा रानी की सवारी आती है। यह पूरा स्कैम उसके पिता तरुण अरोड़ा का रचा हुआ है। 2 पार्ट में ओनली देसी ने आस्था के नाम पर चल रही तरुण अरोड़ा और अभिनव अरोड़ा की धोखाधड़ी को उजागर किया है। तरुण अरोड़ा व्यापार की एक धोखाधड़ी में कन्विक्टेड अपराधी भी है। दिल और दिमाग खोलने वाली ये 2 पार्ट की सीरीज देखिए। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो 2020 और 21 के बीच में ना तरुण अरोड़ा, जो अभिनव के पापा हैं, उन्होंने एक आइसक्रीम कंपनी खोली जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने लोगों को बोला कि तुम हमको 3-4 लाख रुपए दो और बदले में हम तुमको 3-4 आइसक्रीम कार्ट देंगे। वो जो रोड पे कार्ट लेके चलते हैं ना आइसक्रीम वाले, वो तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है, जिसमें हम 4 कार्ड्स उन्हें देंगे। तो ये था उनका बिजनेस, जिसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ एड्स बनवाए। एंड यस, उस एड में उनका मेन हीरो कौन था? तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे मिला एक लॉ सूट अगेंस्ट फालूदा एक्सप्रेस एंड तरुण अरोड़ा। नाउ आई डोंट नो ये कितना रिलायबल है, बट ये दिस वेबसाइट पे अवेलेबल है। और उन पे जिसने केस किया ना, वो भी सिमिलर चीज ही बोल रहा था जो हमने कमेंट्स में देखे कि तरुण अरोड़ा ने पैसे लिए, लेकिन रिटर्न में उन्होंने वो जो कार्ट आती है ना आइसक्रीम कार्ट, वो नहीं दी। इस केस के वर्डिक्ट में तरुण अरोड़ा को दोषी करार दिया गया है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।